आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टडी सफर तक इस एपिसोड पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं कि एक पुरानी कहावत है ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। आज की जो कहानी है उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, बल्कि उसके बाद जो है कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जो आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचने समझने पे बिल्कुल मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। और उत्तराखंड राज्य के एक थाना पड़ता है जसपुर, और इसी जसपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अहमानगर। मैं ये बात कर रहा हूँ 13 अक्टूबर 2014 की सुबह का समय होता है। दरअसल अहमदनगर गांव का एक व्यक्ति जब सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले में खेतों में जाता है, तो वहां देखता है कि खेत में एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ। जैसे इस तरह की नजारा वो व्यक्ति देखता है, वहां से भागते दौड़ते चीखते चिल्लाते गांव पहुंचता और इस बात की जानकारी पूरे गांव वालों को देता है। इधर गांव के लोगों को जैसे इस तरह की बातें पता चलता है, धीरे धीरे लोग वहां पर इकट्ठा होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तभी उसी समय उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उस बात की सूचना जो है सो नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ उस घटना स्थल में पहुंचती है और उस लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि उस मरने वाले जो व्यक्ति होता है उसका उम्र करीब 35 साल के आसपास होता है। दरअसल उसके सर में किसी ने गोली मारी थी। यही कारण था कि उसकी घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी। पुलिस जब चेक करती है उस डेड बॉडी को, तो एक आधार कार्ड उसके पास से और 4000 रुपये मिलता है। इसको देख करके बिल्कुल भी साफ लग रहा था कि उस व्यक्ति का जो है हत्या वो लूट के इरादे से नहीं किया गया था। पुलिस जब वहां मौजूद लोगों से जब उस लाश के बारे में पूछताछ करते हैं, वहां पे सब लोग उस लाश को देख करके पहचान जाते हैं। वहां पे लोगों का कहना था कि साहब, इस व्यक्ति का जो नाम है वो नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश जो गोंगी अलग कॉलोनी के रहने वाला है। जयप्रकाश जो ठेले पे नारियल लेकर के गले गले में घूम करके बेचा करता था। जैसे ही जयप्रकाश की पहचान हो जाती है, पुलिस इस बात की जानकारी जो है जयप्रकाश के घर वालों को देती है। इस बात की जानकारी जैसे ही घर वालों को मिलता है, उसकी पत्नी सुनीता को मिलता है और जयप्रकाश की माँ और बच्चों को जब पता चलता है, तो सब के सब रोते बिलखते घटनास्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस जब सुनीता से पूछताछ करती है, जो कि जयप्रकाश की पत्नी है, तो सुनीता पुलिस वालों के कहती है कि साहब, पति ने करीब हमारा घर 9 लाख रुपए में बेच दिया और सारा पैसा ले जा करके अपने बहन केला देवी को दे दिया है। केला देवी जो काशीपुर में रहती है, जयप्रकाश भी एक सप्ताह से अपने बहन के पास काशीपुर में ही था। सुनीता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, अब पुलिस इस बात की सूचना जयप्रकाश की बहन केला देवी को देती है। इधर केला देवी को जैसे ये पता चलता है, केला देवी भी मौके पे पहुंचती है। लेकिन केला देवी जब अपने भाई को मृत अवस्था में पाती है, तो केला देवी अपने भाई की लाश को सीने से लगा करके जोर जोर से चीख चिल्ला करके रोने लगती है। पुलिस जब उस हत्या के बारे में केला देवी से पूछताछ करती है, तो केला देवी का कहना था पुलिस वालों से कि साहब, मेरा भाई जो कल घर से यह कह करके आया था कि करवा चौथ है और इसीलिए मैं घर जा रहा हूं, और हमें भी नहीं पता कि मेरे भाई को हत्या किसने किया। अब पुलिस जयप्रकाश की डेड बॉडी को जो है अपने कब्जे में लेती है, फिर उसे जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए फिर से जयप्रकाश के घर पे पहुंचती है और जयप्रकाश की माँ जो है बिरमू देवी से पूछताछ करती है। बिरमू देवी से जब ये पूछताछ करती है पुलिस, तो फिर रोते बिलखते पुलिस वालों से बिरमू देवी कहती है, साहब, मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने ही करवाई। दरअसल सुनीता का हमारे बगल के स्कूल का रहने वाला मास्टर जो है हरजीत सिंह के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जैसे बिरमू देवी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस को लगता है कि शायद जयप्रकाश की हत्या इसी अवैध संबंध, इस अफेयर के कारण ही हुआ होगा। अब नामदर्ज मुकदमा दर्ज करती है पुलिस और सुनीता और उसके आशिक हरजीत सिंह, इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंचती है। पुलिस जब थाने पहुंचती है इन दोनों को लेकर के, इन दोनों से अब जयप्रकाश की हत्या के बारे में दोनों से पूछताछ करती है। लेकिन ये दोनों पुलिस वालों को केवल एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें कुछ भी नहीं पता कि जयप्रकाश की हत्या किसने किया है
कौन मारा है। अब पुलिस इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन चेक करती है, सीडीआर निकालती है, इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर के इन दोनों को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए जयप्रकाश के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है। पुलिस जब उस सीडीआर को चेक करती है तो उसमें एक ऐसा संदिग्ध नंबर होता है जिसपे जयप्रकाश पिछले एक सप्ताह से लगातार बातचीत किया करता था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वह नंबर एक लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसका नाम है पंकज। पंकज जिसका उम्र करीब करीब 17 से 18 वर्ष के आसपास, और पंकज कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश के बहन केला देवी के देवर का लड़का, यानी केला देवी का जो भतीजा हुआ। अब जैसा इस तरह की सीडीआर पुलिस वालों को मिलता है, पुलिस वाले इसी सीडीआर के आधार पे पंकज को अपने कब्जे में लेकर के थाने पहुंचती है। और जब उसे लेकर के थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद पंकज से जयप्रकाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो पंकज भी पुलिस वालों के सामने ज्यादा देर तक नहीं बरगला पाता है और आखिरकार अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन जब पंकज इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले सुनकर के हैरान हो गए। जयप्रकाश के पिताजी का नाम है गंगाराम। अब ये गंगाराम जो जसपुर के अंतर्गत बीएसवी इंटर कॉलेज के अंदर एक चपरासी की नौकरी करते थे। हालांकि गंगाराम बहुत साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर नौकरी करने की वजह से कॉलेज के जितने भी स्टाफ थे वो सब के सब जो है जयप्रकाश को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अक्सर उसके घर पे भी आया जाया करते थे। इसी बीएसवी इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाला जो टीचर होता है हरजीत सिंह होता है। ये हरजीत जब जयप्रकाश के घर पे एक दिन पहुंचता है, जाता है और पहली बार जब जयप्रकाश की पत्नी सुनीता को देखता है तो सुनीता की खूबसूरती को देख पहले ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है। हालांकि हरजीत जो है पहले से ही शादीशुदा है। उसके बाद से सुनीता और हरजीत दोनों के करीब बढ़ना लगा और दोनों के आना जाना घर पे लगा रहा। और उसके बाद जो तरह तरह की मिठाइयाँ हरजीत उसके घर पे ले जाता, बच्चों को दिया करता था, उसके बच्चों से लाड़ प्यार भी बहुत करता था, जिसकी वजह से जयप्रकाश के बच्चे अब जयप्रकाश से कम और हरजीत से ज्यादा प्यार मोहब्बत में लग जाते हैं। हरजीत जब भी सुनीता के घर पे जाता है उसे हंसी मजाक करता है, जिसे सुन करके सुनीता को समझने में ये देर नहीं होती कि हरजीत आखिर चाहता क्या है। सुनीता को जैसा ही एहसास हो जाता है कि हरजीत उसे चाहने लगा है, उससे प्यार करने लगा है, तो सुनीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती और अपने आप को हरजीत के हवाले कर देती। उसके बाद से हरजीत और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। हरजीत और सुनीता के बीच जो प्रेम प्रसंग होता है उसके बाद से हरजीत और सुनीता की मुलाकात करने के लिए उसके घर पे तभी पहुंचता जब जयप्रकाश अपने काम पे चला जाता, उसके बच्चे सारे स्कूल चले जाते। सुनीता से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचता और उसके घर के अंदर ही दोनों के बीच में दैहिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिलसिला जैसे ही कुछ महीने तक चलता है तो एक दिन जयप्रकाश दोनों को अपने ही घर के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। उसके बाद से जयप्रकाश जब अपने पत्नी को कुछ डांटता है डपटता है तो जयप्रकाश की पत्नी सुनीता अपने पति से डरने की बजाय अपने पति से लड़ बैठती है। जयप्रकाश अपनी पत्नी को काफी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन सुनीता जो है हरजीत को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, जिसके कारण जयप्रकाश अपनी पत्नी हरजीत और बड़े बेटे विशाल इन तीनों से नफरत करता है। जयप्रकाश जब अपनी तमाम कोशिशें कर लेता है, सुनीता जब हरजीत को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होती। आखिरकार जयप्रकाश एक फैसला करता है और अपने घर को 9 लाख रुपया में बेच देता है और वो सारा पैसा लेकर के अपने बहन केला देवी के पास काशीपुर में पहुंच जाता है। लेकिन जब काशीपुर में पहुंचता है 9 लाख रुपया अपने बहन को देता है, लेकिन अपने बहन से अपने पत्नी की सारी करतूतों के बारे में बता देता है। जयप्रकाश अपनी बहन से यह कहता है कि दरअसल मैं अपनी पत्नी, उसके आशिक हरजीत और अपने बड़े बेटे विशाल इन तीनों को इस दुनिया से ही हटाना चाहता हूँ, और इसके लिए अगर कुछ पैसों की खर्च करने की भी अगर आवश्यकता होगी तो मैं पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जब जयप्रकाश अपनी पत्नी की पूरी कहानी, पूरी करतूत जो अपनी बहन को कहता है और इन तीनों को इस दुनिया से हटाने की जब बात कहता है, जयप्रकाश के बहन भी इस काम को करने के लिए अपने ही भतीजे पंकज का नाम बता देती है। अब पंकज जिसका उम्र करीब 18 साल के आसपास है, उसके बाद से जयप्रकाश पंकज से मुलाकात करता है और अपनी पत्नी हरजीत और अपने बेटे विशाल इन तीनों को इस दुनिया से हटा देने की बात करता है
और उसके बदले में 4 लाख रुपए देने की बात करता है। लेकिन 4 लाख रुपए की बात जैसा ही कहता पंकज भी पैसों के लालच में आ जाता है और इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि ये काम जो है पंकज के अकेले बस की बात नहीं था, इसलिए इस काम को करने के लिए पंकज जो है अपने इस षड्यंत्र में अपने और 3 साथियों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम होता है बबलू जो बरखेड़ा के निवासी होता है, दूसरे का नाम है कपिल जो कटार मलयान के अंदर निवासी होता है और तीसरे का नाम है दीपक, दीपक जो काशीपुर का ही रहने वाला है। इन तीनों से जब जयप्रकाश की पत्नी सुनीता, उसके आशिक हरजीत और सुनीता का बड़ा लड़का विशाल, इन तीनों को इस दुनिया से हटाने की जब बात करता है, बदले में 4 लाख की बात होती है, ये तीनों ही पंकज की बात मान जाते हैं। उसके बाद से जयप्रकाश पंकज को एडवांस के रूप में 3,60,000 रुपये दे देता है, एडवांस। ये पंकज सारा पैसा लेकर के अपने दोस्तों में बांट लेता है। उसके बाद से जयप्रकाश की पत्नी, उसके आशिक और उसके बेटे, इन तीनों को इस दुनिया से हटाने के लिए रोज शाम के समय में मुलाकात होती थी और तरह तरह के नए नए षड्यंत्र बनाया जाता था। इन चारों ने इससे पहले एक चूहा तक को भी नहीं मारा था इससे पहले, इसीलिए 3-3 लोगों को इस दुनिया से हटाना इतना भी इन लोगों के लिए आसान नहीं था। ये चारों रोज इकट्ठा होते थे, तरह तरह के षड्यंत्र को बनाते थे, प्लान करते थे, लेकिन षड्यंत्र बनाते बनाते लगभग 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। उसके बावजूद भी वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, इधर अब जयप्रकाश को यह लगता है कि शायद यह काम जो है इन लोगों की बस का है ही नहीं। अब इसीलिए जयप्रकाश पंकज के ऊपर यह दबाव बनाने लगता है कि तुम मेरा वो सारा पैसा वापस कर दो। हालांकि 3,60,000 रुपये चारों मिल करके उसमें से मैक्सिमम पैसा खर्च ही कर चुके थे और ये सारा पैसा अब वापस करना इन लोगों के बस की बात था ही नहीं। लेकिन जयप्रकाश जब पंकज के ऊपर लगातार दबाव डालना शुरू कर देता है, ये चारों अब काफी परेशान हो उठते हैं। एक दिन चारों इकट्ठे मुलाकात करते हैं। उस दिन पंकज के तीनों दोस्त उसे सुझाव दे देते हुए कहता है कि हमारे पास एक नया प्लान है जिससे हम अपने काम का अंजाम भी दे देंगे और हमें पैसा भी वापस करना नहीं पड़ेगा। पंकज जब इस प्लान के बारे में पूछता है अपने साथियों से, तो बबलू उसे समझाते हुए कह देता है कि दरअसल हमने सोचा है कि क्यों ना हम जयप्रकाश को ही इस दुनिया से हटा दें, क्योंकि एक साथ 3 लोगों को इस दुनिया से हटाना है हमारे बस का बात नहीं है। अगर जयप्रकाश को इस दुनिया से हटा देंगे तो हमसे कोई पैसा भी मांगने वाला नहीं होगा और जयप्रकाश को अगर इस दुनिया से हटा ही देंगे तो हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको यह पता है कि जयप्रकाश का उसके पत्नी के साथ में 36 का आंकड़ा है। अब जयप्रकाश को जब इस दुनिया से हटाने की बात करता है, पंकज भी अपने दोस्तों की बात मान लेता है और फिर जाकर के जयप्रकाश को इस दुनिया से हटाने के लिए चारों मिलकर के फिर से एक नया षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत जयप्रकाश से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं जो तुमने हमें काम दिया हम उस काम को तुम्हारा कर ही देंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। साथ देने की जब बात होता है तो जयप्रकाश कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं बताओ। तो इसमें बबलू जयप्रकाश से कहता है कि जब हम तुम्हारी पत्नी और उसके आशिक और बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए वहां जाएंगे तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। जयप्रकाश जो है अपनी पत्नी और उसके आशिक और बच्चों को इस दुनिया से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पहले से ही तैयार था। इसी प्लान के तहत 12 अक्टूबर 2014 के रात्रि के समय बबलू और दीपक जयप्रकाश को अपने मोटरसाइकिल पे बैठाता है और वहां से जसपुर के अंदर जाकर के एक होटल के अंदर पहुंचता है। पहले उस होटल के अंदर वो बैठ करके काफी सारे दारुओं शराब पीता है। उसके बाद इधर जयप्रकाश अपने पत्नी की नफरत में काफी शराब पी लेता है, काफी मात्रा में जब वो शराब पी लेता है, अब जयप्रकाश बहुत नशे में होता है। जैसे जयप्रकाश काफी नशे में होता है उसके बाद से बबलू और दीपक जो है जयप्रकाश को अपने मोटरसाइकिल पर फिर से बीच में बैठाता है और वहां से ले जाकर के आगे बढ़ जाते हैं, रवाना होते हैं। अब जैसे अहमदनगर के गांव में रात के समय पहुंचते हैं, वहां काफी सुनसान जगह मिलता है। जैसे सुनसान जगह मिलता है बाइक को रोकते हैं, मोटरसाइकिल रोकते हैं और जयप्रकाश को उस बाइक से उतार करके और उसके सर पे गोली मार देते हैं। अब जिसके कारण जो है जयप्रकाश के वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से बबलू जो है पंकज के नंबर पे कॉल करता है और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में उसे बताता है। उसके बाद से दोनों अपने घर पे पहुंचता है और जाकर के बहुत आराम से इत्मीनान से रहने लगता है। जब ये वाकई में पंकज पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस पंकज के ही कहने पे उसके तीनों दोस्तों को भी अपने कब्जे में लेकर के थाने आती है।
लेकिन जब पुलिस इस केस की पूरी खुलासा करती है, असलियत जब लोगों तक आती है, पता चलता है, तो हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा था कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, एक न एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को कब्जे में लेकर के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।